Hello student, I am Dr. Monica Agarwal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. Today we are studying about types of cost is a chapter of business economics. Content of my study, meaning of cost and types of cost. टाइप्स ऑफ कॉस्ट में हम मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट, डायरेक्ट और ट्रैकेबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट और नॉन ट्रैकेबल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट एंड एवेंटमेंट कॉस्ट, पोस्टपोनेबल कॉस्ट एंड नॉन पोस्टपोनेबल कॉस्ट, एस्केपेबल कॉस्ट एंड इनएस्केपेबल कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट की स्टडी करने वाले हैं. First of all, we understand what is cost. ठीक है, तो कॉस्ट क्या होती है? जब हम अपना प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हमारी कॉस्ट ही होती है. ठीक है, जैसे हमने लेबर लगाई, लेबर को हम क्या दे रहे हैं? वेजेस दे रहे हैं. तो वेजेस क्या हुई? हमारी कॉस्ट हुई जो हमें देनी है, हमें पे करनी है लेबर को. हमने कैपिटल यूज़ की, कैपिटल के ऊपर अगर हम कैपिटल लगा रहे हैं तो उस पर हम एक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. इंटरेस्ट जो हमें इंटरेस्ट देनी है वो क्या हो गई? हमारी कॉस्ट हो गई. ठीक है, तो अब इसको समझते हैं. जनरली द टोटल एक्सपेंसेस इज इंकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी नोन एज द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी. ठीक है, जितने भी प्रोडक्शन में हम एक्सपेंसेस करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हमारे कॉस्ट कहलाती है. बट इन इकोनॉमिक्स देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट. हैंस इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज द कॉस्ट फॉर ऑल वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट और अंडरस्टैंड द कॉस्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें जितनी भी टाइप्स के कॉस्ट हैं उनको समझना पड़ेगा. तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट में आपको बताया कि बिज़नेस में आपके प्रोडक्शन में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया, रॉ मटेरियल के लिए हमें एक पे देनी पड़ेगी, एक पैसा देना पड़ेगा ख़रीदने के लिए, वो हमारी कॉस्ट है. लेबर लगाई, उसको वेजेस दे रहे हैं, वो हमारी कॉस्ट है. कैपिटल लगाई हमने, कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट पे की, वो हमारी कॉस्ट है. लैंड यूज़ किया हमने, लैंड पर हमने रेंट पे किया, वो हमारी कॉस्ट है. यानी प्रोडक्शन करते समय जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो हमारी कॉस्ट ही कहलाते हैं. ठीक है, जब हम अपनी सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है, जो हमारी सेलिंग प्राइस है उसमें से हम कॉस्ट को माइनस कर दें, तब हमें अपना प्रॉफिट पता चलता है. अब स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट की, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप लिया है मनी कॉस्ट. मनी कॉस्ट क्या होती है? मनी कॉस्ट को हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, मनी कॉस्ट को हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं. व्हेन अ फर्म हैविंग अंडरटेकन production starts using various sources such as land, labor, capital. Firm have to pay some expenditures about these sources. This capital etc. Firm have to pay some expenditure about this. So expenditures known as money cost or economic cost. ठीक है, तो मनी कॉस्ट क्या हुई? जितने भी हमने सोर्सेज लगाए अपने प्रोडक्शन को करने में, वो सब हमारी मनी कॉस्ट है, जिस पर हम पैसा दे रहे हैं. जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं जिन पर हम पैसा दे रहे हैं वो सब हमारी मनी कॉस्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड लगाई हमने, उस पर हम रेंट पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो? हमारी मनी कॉस्ट में आई. हमने लेबर यूज़ की, लेबर को हम वेजेस पे कर रहे हैं, वो क्या हुआ? हमारी मनी कॉस्ट हुई. कैपिटल यूज़ की, कैपिटल पर हम एक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो क्या हुई? हमारी मनी कॉस्ट हुई. तो मनी कॉस्ट क्या होती है? जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मनी कॉस्ट बोलते हैं, और इसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं. आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है
कि मनी कॉस्ट को और क्या बोल सकते हैं हम, तो हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं। मनी कॉस्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्सप्लिसिट यानी एग्जिट समझते हो आप लोग, एग्जिट मानी बाहर की तरफ पैसा जाना, एग्जिट। अब आप हॉल में जाते हो, हॉल में एग्जिट लिखा होता है यानी बाहर जाने का रास्ता। सिमिलर एक्सप्लिसिट और अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट यानी बाहर की तरफ जाना पैसे का, इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। एक्सप्लिसिट मीन्स बाहर की तरफ, आउटसाइडर्स पार्टीज़ को जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आती है, इसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। द कॉस्ट विच आर रिलेटेड विथ पेमेंट मेड बाय अ फर्म टू आउटसाइड पार्टीज आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट। समझ आया? जो भी पेमेंट हमारी फर्म आउटसाइडर पार्टीज़ को करती है, ठीक है, जो हमारी फर्म से रिलेटेड नहीं है, बाहर की पार्टीज़ हैं, अगर हम उनसे उनकी कुछ सेवा लेते हैं तो उसके बदले में हम उन्हें कुछ देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट। सच एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा बाहर से तो हमने उसकी एक पेमेंट की, वेजेस पे की लेबर को, सैलरी पे की मैनेजर्स को, लैंड पर हमने रेंट पे किया, इंश्योरेंस किया तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड अदर कैश एक्सपेंसेस, जितने भी पेमेंट हैं जो हम बाहर के आउटसाइडर्स को पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब आते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये एक्सप्लिसिट थी यानी एग्जिट यानी बाहर की तरफ जा रहा था पैसा, इम्प्लिसिट यानी पैसा अंदर ही है। ओके, हमें पैसा बाहर नहीं भेजना, हमारा पैसा कंपनी के अंदर ही है। अब इसको समझते हैं। दिस कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज इम्प्यूटेड कॉस्ट, ठीक है, या नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बोलते हैं। These are the costs which are not paid in cash to outside party but are included in book of accounts for calculating total cost of production। हम कोई पेमेंट बाहर की पार्टीज़ को नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है, हम कोई कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं इसमें, किसी बाहर की पार्टी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर भी कैलकुलेशन के टाइम पे जब हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं तो इसको बुक में एंटर करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और इसको भी इस्टीमेट करके चलते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट, नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इस्टीमेटेड कॉस्ट, क्योंकि हम एक इस्टीमेशन लेके चलते हैं। हमने भले ही पेमेंट बाहर पे नहीं किया हो लेकिन कॉस्ट तो बनती है ना उसकी। फॉर एग्जाम्पल दिस इंक्लूड रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग, हमने बाहर से लैंड ना लेकर अपनी लैंड पर ही यानी अपनी ही जगह पर काम करना शुरू कर दिया, तो क्या हुई, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट हुई। अगर हम बाहर से किसी से लैंड लेते तो हमें कुछ तो उस पर रेंट देना पड़ता, लेकिन क्योंकि हमने अपनी ही बिल्डिंग पर काम करना शुरू कर दिया है तो उसका क्या हुआ, हमारा उसकी कॉस्ट क्या हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। अगर हम किसी और को दे देते अपनी बिल्डिंग तो हम उस पर रेंट ले सकते थे, लेकिन हमने खुद ही अपने बिजनेस में उसको यूज़ कर लिया, तो क्या हुआ, ये एक इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। इंटरेस्ट ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड कैपिटल, अगर हम कैपिटल बाहर से यूज़ ना करके खुद के पैसे को लगा लें कंपनी में तो वो क्या हो गया, उस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, लेकिन हम जब अकाउंट्स में उसको कैलकुलेट करेंगे तो एक एस्टिमेशन लेके चलेंगे उसका। ओन सैलरी, अगर हम अपनी ही कंपनी में खुद मैनेजर बन जाए, बाहर से कोई मैनेजर हायर ना करें तो हम खुद को सैलरी दे रहे हैं, ये क्या हुई, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट हुई, ठीक है। अब आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट पर। नॉर्मल प्रॉफिट इज सिंपली द प्राइस फॉर कैपिटल which must be paid to an owner for retaining his services employment of own fund in the firm. It is a price for organizing, managing the factor of production and to bear risk and uncertainty involved in the business. नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ, एक एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड है अपनी कंपनी में
अपनी ही सर्विसेज दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, खुद ही मैनेज कर रहा है, खुद ही ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, हमारी लैंड, लेबर एंड मशीन एंड कैपिटल। उनको जब आप खुद ही मैनेज कर रहे हो तो आप खुद रिस्क वेयर कर रहे हो, अनसर्टेनिटी देख रहे हो, तो वो क्या है हमारी, जब वो ये सारी चीज़ें वेयर करने के बाद जो प्रॉफिट लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। इफ़ ओनर विल नॉट गेट नॉर्मल प्रॉफिट देन ही विल शट डाउन द प्रोडक्शन और ट्रांसफ़र रिसोर्सेज टू अदर प्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर ऑनर को कोई प्रॉफिट नहीं होता है तो वो अपने बिजनेस को शट डाउन भी कर सकता है, मीन्स बंद भी कर सकता है, और अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र भी कर सकता है किसी अदर प्रोडक्शन को। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। समझ आया। एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी आउटसाइडर पार्टीज़ को हम पेमेंट कर रहे हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट हम खुद की चीज़ों को यूज़ करते हैं, इसलिए हम कोई आउटसाइडर पार्टी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट जो हम रिस्क उठा रहे हैं, अनसर्टेनिटी उठा रहे हैं, उस पर जो हमें प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, दीज आर दी नॉर्मल प्रॉफिट। अब चलते हैं रियल कॉस्ट के पास और सोशल कॉस्ट। The concept of real cost has given by the classical economists. According to this concept, real cost means those efforts, pain, risk, sacrifices and abstinences which are felt at the time of production of the commodity. अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में सिर्फ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं होती, रियल कॉस्ट भी होती है। रियल कॉस्ट मीन्स हम एक बिज़नेस को चलाने के लिए पैसे के साथ साथ उसमें क्या दे रहे हैं, अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, फिजिकल एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेंटली एफर्ट्स डाल रहे हैं, पेन ले रहे हैं, रिस्क वेयर कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं अपनी लाइफ के, क्योंकि हम बिज़नेस को पूरा टाइम दे रहे हैं और चीज़ों को हम अवॉइड कर रहे हैं, एब्सिटेंस दे रहे हैं। तो ये क्या चीज़ें हमारे रियल कॉस्ट में आती है, इनकी भी एक वैल्यू होती है, इनकी भी एक कॉस्ट होती है जो हमें पे करनी पड़ती है। तो रियल कॉस्ट क्या हुई, हमारे एफर्ट्स, हमारे पेन, हमारा सेक्रीफाइस, हमारा रिस्क, ये क्या है, हमारे रियल कॉस्ट के अंदर आती हैं, जो हम प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी के टाइम पर फील करते हैं। रियल कॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज सोशल कॉस्ट। रियल कॉस्ट को ही हम सोशल कॉस्ट बोलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ रियल कॉस्ट इज़ नॉट पॉसिबल, हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट इज़ रिगार्डेड एज हाइपोथेटिकल, क्योंकि ये एक मेंटली प्रोसेस है, मेंटल एफर्ट्स है हमारे, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, अपने दर्द को हम मेज़र नहीं कर सकते, अपने सेक्रीफाइसेस को हम मेज़र नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ऐसी कॉस्ट है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, फिर भी हम इसको एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन लेके चलते हैं। नेक्स्ट आती है डायरेक्ट और ट्रैकेबल कॉस्ट। डायरेक्ट मीन्स जो कमोडिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो कंपनी में, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उससे डायरेक्ट रिलेटेड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और ट्रैकेबल कॉस्ट। एक बार पढ़ के देखते हैं। द कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड विद अ कमोडिटी, सर्विसेज, प्रोसेस और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज नोन एज डायरेक्ट और ट्रैकेबल कॉस्ट, सच एज रॉ मटेरियल एंड वेजेस। यानी जो प्रोडक्शन फंक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड करती हैं, जिनके बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और ट्रैकेबल कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल चाहिए हमें प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो क्या हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट कॉस्ट हो गई हमारी। वेजेस, अगर लेबर ना हो हमारे पास तो क्या हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और ट्रैकेबल कॉस्ट। नेक्स्ट आता है आपका इनडायरेक्ट और नॉन ट्रैकेबल कॉस्ट। The cost which cannot be related to a particular commodity, services, process or particular department is known as the indirect or non-trackable cost. जो कमोडिटी से, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। दिस कॉस्ट पेड लमसम फॉर ऑल प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट ऑफ अ फर्म सच एज इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं।
आपने प्रोडक्शन का अपने का जितना भी प्रोडक्ट्स के उनका क्या किया, इंश्योरेंस करवा लिया। डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं है, अगर आप नहीं भी करवाओगे तब भी काम चल जाएगा। तो ये क्या हुआ, इस पर आप एक इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, तो वो क्या हुआ, आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग पर जो रेंट दे रहे हो वो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपको प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, तो ये क्या हुई, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, जो आपका स्टाफ है परमानेंट, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है पर अदर कार्यों को देख रहा है, अदर्स डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट में, ये क्या हुए, ये भी हमारे प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, ये कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं फिर भी प्रोडक्शन का एक पार्ट है, तो ये क्या हुए, हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हुई। एडवर्टीज़मेंट, हम अपनी सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो क्या हुई, हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट या नॉन ट्रैकेबल कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं हम डिफरेंशियल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है, दीज आर द एडिशनल कॉस्ट अराइजिंग ड्यू टू अ चेंज इन द लेवल और नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, जब हमारे बिजनेस में कोई एडिशनल कॉस्ट आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रोडक्शन कर रहे थे 100 यूनिट का, जिसके लिए हमारी कॉस्ट आ रही थी 100 रुपीज़, लेकिन हमने कुछ चेंजेस किए, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की, एडिशनल यूनिट यानी 110 यूनिट प्रोड्यूस की, उस पर हमें जो कॉस्ट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 110। तो जो 10 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, 100 से 10 यूनिट का जो इंक्रीमेंट हुआ उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट या फिर डिफरेंशियल कॉस्ट। For example, when a new product is added to the production line or distribution policy of a particular product is changed, total cost increase and such increased cost is known as incremental cost. आपने न्यू प्रोडक्ट ऐड किया अपनी प्रोडक्शन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में, तो क्या हुआ, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हुई, जो इंक्रीज़ हुई कॉस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। द नेचर ऑफ दिस कॉस्ट आर वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। अब आते हैं शंक कॉस्ट। शंक कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड और चार्ज फ्रॉम एनी अदर वर्क और प्रोडक्ट। संक कॉस्ट क्या होती है, जिसको हम रिकवर्ड नहीं कर सकते, जिसको हम किसी भी अदर प्रोडक्शन से रिकवर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, द मनी इन्वेस्टेड इन डिस्टिलरी प्लांट कैन नॉट ड्रॉन इफ गवर्नमेंट प्रोहिबिट ड्रिंकिंग बिकॉज सच प्लांट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर प्रोडक्शन। द नेचर ऑफ संक कॉस्ट इज फिक्स्ड। तो संक कॉस्ट क्या हुआ, आपने डिस्टिलरी प्लांट लगाया लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने वो प्रोहिबिट कर दिया, यानी उस पर रोक लगा दी, अब वो प्लांट आपका बंद हो गया, ड्रिंकिंग वाटर का जो प्लांट था वो आपका बंद हो गया, अब उसकी मशीनें कहीं और काम तो आ नहीं सकती, किसी और प्रोडक्शन हाउस में काम आ नहीं सकती, तो वो क्या हुआ, वो आपका वेस्ट हो गया सामान सब, आपकी वो क्या कहलाएगी, संक कॉस्ट कहलाएगी, क्योंकि हम उसे किसी अदर एनी अदर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती है आपकी शटडाउन कॉस्ट एंड अबेंडमेंट कॉस्ट। ठीक है, शटडाउन कॉस्ट, दीज आर द कॉस्ट विच हैव टू बी incurred even when the plant is shut down for a temporary period। ठीक है, यानी ऐसी कॉस्ट जब हम अपने बिजनेस को टेम्परेरी पीरियड के लिए शट डाउन कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए शट डाउन कर देते हैं, तो हमें शट डाउन कॉस्ट पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्लांट, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। अब आपको मेंटेनेंस चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे, चाहे आप थोड़े समय के लिए अपने बिजनेस को बंद कर लो। सैलरी जो आपका परमानेंट स्टाफ है, आपने खुद बंद किया है, शट डाउन किया है, तो आपको जो परमानेंट स्टाफ है उसको पेमेंट तो देनी ही पड़ेगी, वे सैलरी तो पे करनी ही पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ रीअपॉइंटमेंट ऑफ वर्कर्स, जब आप शट डाउन से बाहर निकलोगे तो आप रीअपॉइंटमेंट भी करोगे कुछ वर्कर्स का,
तो उसके लिए भी आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी, एंड दियर ट्रेनिंग, और उन नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो इन सब की क्या है, ये क्या है, हमारी शट डाउन कॉस्ट कहलाती है। जब हम टेम्परेरी पीरियड के लिए अपनी कंपनी को या अपने प्लांट को शट डाउन कर देते हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ शट डाउन कॉस्ट। नेक्स्ट आती है अमेंडमेंट्स कॉस्ट। द कॉस्ट विच आर इंकर्ड ऑन शट डाउन द प्लांट परमानेंटली और फॉर एवर नोन एज अमेंडमेंट कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट में क्या था, आपने सिर्फ टेम्परेरी पीरियड्स के लिए अपने प्रोडक्शन को शट डाउन किया था, लेकिन अमेंडमेंट कॉस्ट में क्या है, आप अपने प्लांट को परमानेंट शट डाउन कर देते हैं। सिर्फ यही डिफरेंस है, परमानेंट शट डाउन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोस्टपोनेबल कॉस्ट एंड नॉन पोस्टपोनेबल कॉस्ट। द कॉस्ट विच कैन बी पोस्टपोन्ड फॉर सम टाइम, जिस कॉस्ट को हम कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टपोनेबल कॉस्ट। ठीक है, हम कुछ टाइम के लिए उस कॉस्ट से बच सकते हैं। अगर हम वो काम ना करवाएं तो हम कुछ टाइम के लिए उस कॉस्ट से बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट वॉश, मानो हमने अपने प्लांट में आज हमने कहा चलो इस साल वाइट वॉश नहीं करवाते, नेक्स्ट ईयर करवाएंगे, तो वो कॉस्ट हमने कब तक के लिए टाल दी, 1 साल के लिए टाल दी, तो वो क्या हुई हमारी पोस्टपोनेबल कॉस्ट। कंप्लीट ओवरहेलिंग ऑफ प्लांट, रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड प्लांट। ठीक है, अब हमने सोचा इस बार रिप्लेस नहीं करते, नेक्स्ट ईयर रिप्लेस कर लेंगे, तो 1 साल के लिए वो कॉस्ट हमने टाल दी, उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टपोनेबल कॉस्ट। These costs do not disturb the production process. वाइट वॉश है, आपके प्रोडक्शन को कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, आप इस साल कराओ या नेक्स्ट ईयर कराओ। तो ये कॉस्ट क्या है, जो पोस्टपोनेबल होती है, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है, प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे भी डिस्टर्बेंस नहीं करती है। नॉन पोस्टपोनेबल कॉस्ट, द कॉस्ट विच कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड कॉल्ड नॉन पोस्टपोनेबल कॉस्ट। इसे अर्जेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, सच एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब प्रोडक्शन करते समय रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाए तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेबर आपको चाहिए, अगर आप उसको टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे तो वो छोड़ के चली जाएगी। तो ये क्या हुई, नॉन पोस्टपोनेबल कॉस्ट है, जिन्हें हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। समझ आया, पोस्टपोनेबल मीन्स जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, लाइक वाइट वॉश, लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड प्लांट। नॉन पोस्टपोनेबल जिनको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, लाइक रॉ मटेरियल का पेमेंट, लेबर का पेमेंट। नेक्स्ट आते हैं एस्केपेबल कॉस्ट एंड इनएस्केपेबल कॉस्ट। एस्केपेबल यानी द कॉस्ट विच कैन बी फॉरगॉन इफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर प्रोसेस डिसकंटिन्यू आर कॉल्ड एस्केपेबल कॉस्ट। मतलब ऐसी कॉस्ट जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोसेस को हम डिसकंटिन्यू कर दें। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, फ्यूल एंड पावर। समझ आया, द कॉस्ट विच कैन बी फॉरगॉन इफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर प्रोसेस डिसकंटिन्यू हो जाए। ठीक है, डिसकंटिन्यू हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, एस्केपेबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हो गया आपका, वेजेस हो गई, फ्यूल हो गया, पावर हो गई। अब आते हैं इनएस्केपेबल कॉस्ट। द कॉस्ट विच कैन नॉट बी फॉरगॉन, जिससे हम बच नहीं सकते, इवन इफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज डिसकंटिन्यू। समझ आया, ऐसी कॉस्ट जिससे हम बिल्कुल नहीं बच सकते, चाहे हम अपने प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर दें फिर भी नहीं बच सकते हम उससे, उसे इनएस्केपेबल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ बिल्डिंग, अगर आप प्रोडक्शन बंद कर दो फिर भी रेंट तो आपको हर महीने देना ही पड़ेगा ना। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आप प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू कर दो, बंद कर दो, फिर भी जो लोन लिया है आपने उसको आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, लोन का इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ आपको देनी ही पड़ेगी। इंश्योरेंस जो करवाया आपने प्रोडक्शन का, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, फिर भी आपको इंश्योरेंस प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा। समझ आया।
तो हमने इसमें स्केपेबल कॉस्ट पढ़ी। स्केपेबल कॉस्ट क्या होती है? जिन कॉस्ट से हम बच सकते हैं अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर दें। ठीक है, हम उस कॉस्ट से बच सकते हैं अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस को या प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर दें। रॉ मटेरियल अगर हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो रॉ मटेरियल हमें चाहिए ही नहीं। लेबर हम यूज़ ही नहीं कर रहे, जब हम प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो लेबर का वेजेस हम देंगे ही नहीं। फ्यूल हमें देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मशीनें चल नहीं रही। पावर हमें देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मशीनें यूज़ नहीं हो रही, तो पावर की भी ज़रूरत नहीं है। इनएस्केपेबल कॉस्ट, डिसकंटिन्यू करने पर भी प्रोडक्शन को हमें कॉस्ट देनी ही पड़ती है। जैसे बिल्डिंग का रेंट हमें देना ही देना पड़ेगा, लोन का इंटरेस्ट हमें देना ही पड़ेगा, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ हमें देनी ही पड़ेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होते हैं? इफ़ सम एक्सपेंसेस आर इंकर्ड ऑन द परचेजेस ऑफ एसेट्स ऑन इट्स इंस्टॉलेशन देन दिस एक्सपेंसेस कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं और फिर उसको इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ बिल्डिंग, दीज एक्सपेंसेस शोज इन एसेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट्स के जो इंस्टॉलेशन पर कॉस्ट लगती है उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर एंटर करती हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? Replacement cost is the price that would have to be paid currently to replace the same assets। जब हम एक assets को replace करने के लिए जो cost यूज़ करते हैं उसको हम replacement cost बोलते हैं। समझ आया? हिस्टोरिकल कॉस्ट मैंने आपको क्या बताई? ऐसे एक्सपेंसेस जब हम कोई एसेट परचेस कर रहे हैं, उसको इंस्टॉल करा रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो कॉस्ट लगी उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये एसेट्स पर लगाई हुई कॉस्ट है, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड्स पर आती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जब हम एक एसेट को रिप्लेस कराने के टाइम पर पैसा लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।